Hello students, today in this video we are going to understand question and answer of your poem 6 Amanda। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपका चैप्टर 4 है और पोएम 6 है जिसका टाइटल है अमेंडा। रॉबिन क्लीन के द्वारा ये लिखी गई है। इसके प्रोज का पोएम का वीडियो जो पहले समझाया गया है उसमें पोएम के बारे में वो जारी कर चुके हैं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं। इस कविता में अमांडा एक लड़की है जो कि 11 से 13 साल की लगभग की है, जो वास्तविकता से घबरा कर इस कल्पना जगत में आश्रय लेती है। वो इमेजिनेशन में चली जाती है। उसकी माँ चाहती है कि अमांडा उचित तौर तरीके सीखे। अमांडा को दांतों से नाखून न काटने, कंधे झुकाकर न बैठने और सही तरीके से बैठने के लिए कहती है उसकी माँ। अमांडा माता की बात अनसुनी करके अपने आप को एक मरमेड, एक जलपरी मानती है, मत्स्य कन्या मानती है जो बिल्कुल शांत समुद्र में रहती है। फिर माँ अमांडा को पूछती है कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया, क्या उसने रूम को व्यवस्थित किया, क्या उसने अपने जूते साफ कर लिए। अमांडा कल्पना करती है कि वो अनाथ है, उसके पास जूते भी नहीं हैं। ऐसी इमेजिनेशन है उसकी, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो वो अनाथ है, वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है अपनी इमेजिनेशन में। फिर उसकी माँ अमांडा को चॉकलेट खाने से मना करती है। उससे कहती है कि मुहासे आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि जब वो उससे बात करे तो वो उसकी तरफ देखे, नजरें झुकाए नहीं। अमांडा अपने इमेजिनेशन की दुनिया में रेपेंजोल बन जाती है। रेपेंजोल एक राजकुमारी है जो कि एक ऊंचे टॉवर में कैद है। वो उस टॉवर को शांत स्थान मानती है अमेंडा, और सोचती है कि वो भी अपने लंबे बालों को नीचे डालकर किसी को भी ऊपर नहीं आने देगी और शांति से अकेले उस टॉवर में रहेगी। अमांडा की माँ अमांडा को चिढ़ने और मूडी नहीं होने के लिए कहती है कि उसको मूडी नहीं होना चाहिए। उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि हमेशा बेटी में दोष ढूंढती रहती है उसकी माँ। तो ये बात है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सेक्शन फर्स्ट में थिंकिंग अबाउट द पोएम में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस। आपके विचार में अमेंडा कितनी बड़ी है, उसकी उम्र क्या है, आप ये कैसे जानते हैं, मतलब उम्र का आइडिया भी आपको कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, आई थिंक अमेंडा इज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। मुझे लगता है कि अमेंडा एक छोटी स्कूल जाने वाली बच्ची है। सी मस्ट बी लेस देन 12 ईयर्स एज सी स्टिल लाइक्स फैंटेसी। वो 12 से कम साल की होगी क्योंकि अभी भी वो इमेजिनेशन, एक फैंटेसी, एक कल्पना में जाना पसंद करती है। सी वॉन्ट्स टू बी ए मरमेड। वह एक मरमेड, एक मत्स्य कन्या बनना चाहती है, एक जल परी बनना चाहती है, या फिर और द ब्यूटीफुल प्रिंसेस रेपेंजल, या फिर एक राजकुमारी रेपेंजल की तरह वो बनना चाहती है। तो अभी भी वो फैंटेसी की दुनिया में है। तो ऐसा लगता है कि वो स्कूल जाने वाली एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसकी उम्र 12 से 8 या 12 या 12 से कम साल की होगी। सेकंड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपके विचार में अमेंडा से कौन बात कर रहा है, उसके साथ कौन बात कर रहा है। तो आंसर है, वन ऑफ द पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। उसके जो पेरेंट्स हैं, कोई भी हो सकता है पेरेंट्स के रूप में बड़ा, वो उनमें से कोई एक उससे बात कर रहा है। आई थिंक हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। मुझे लगता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। मदर्स वॉन्ट देयर डॉटर्स टू बी परफेक्ट, क्योंकि माएँ जो होती है ना, वो अपनी बेटियों को परफेक्ट बनाना चाहती हैं, बिल्कुल सब तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर स्टेंजाज 2, 4, 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। जो स्टेंजा है आपका पोएम का दूसरा, चौथा और छठवां, वो पैरेंथेसिस, कोष्टक में क्यों दिया है। तो आंसर है, स्टेंजाज 2, 4 एंड 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस। दूसरा, चौथा और छठवां स्टेंजा कोष्टक में दिया गया है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा। क्योंकि वे जो स्टेंजा है ये तीनों, वो अमेंडा के थॉट्स को, जो उसके अंदर भावनाएं आती हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। एंड नॉट रिस्पॉन्सेज टू द मदर्स इंस्ट्रक्शंस। और माँ जो रिस्पॉन्स देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, निर्देश देती है, उसके रिस्पॉन्स को, माँ के रिस्पॉन्स को वो स्टेंजा नहीं बताती।
तो आप ये पोएम को देखेंगे तो 1, 3, 5 और 7 में माँ का इंस्ट्रक्शन है, परंतु दूसरा, चौथा, छठवां जो स्टेंजा है वो अमेंडा के अंदर के विचार हैं, जो इमेजिनेशन है, जिस इमेजिनेशन की दुनिया वो रहती है वो विचार उसमें आते हैं। तो अमेंडा इज लॉस्ट इन हर ड्रीम वर्ल्ड, अमेंडा अपने स्वप्न की दुनिया में खोई हुई है। चौथा क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ स्टेंजाज 2, 4 एंड 6? दूसरे, चौथे, छठवां जो स्टेंजा है, पद्यांश है, उसका वक्ता कौन है, उसका स्पीकर कौन है? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर स्टेंजाज 1, 3, 5 एंड 7? क्या आपको लगता है कि वो जो पद्यांश 1, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां है, उसका जो स्पीकर है यानी जो उसकी माँ है, वो उसको अमेंडा सुन रही है अथवा नहीं सुन रही है? यानी जो दूसरा, चौथा, छठवां का वक्ता कौन है, वो अमेंडा है। तो अमेंडा क्या अपनी माँ को बात को सुन रही है, माँ की बात को, जो पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें स्टेंजा में बताई गई है? तो आंसर है द स्पीकर ऑफ स्टेंजा 2, 4 एंड 6 इज द लिटिल गर्ल अमेंडा। जो दूसरा, चौथा, छठवां स्टेंजा है पद्यांश इस कविता का, उसका जो स्पीकर है, वक्ता, वो अमेंडा छोटी बच्ची है। शी इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ स्टेंजाज 1, 3, 5 एंड 7 अटेंटिवली। वो ध्यान से अपनी माँ की बात नहीं सुन रही है अमेंडा, यानी जो उसकी माँ पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें स्टेंजा में बोलती हैं, जो स्पीकर है उसकी माँ, उसकी बात को वो नहीं सुन रही है ध्यान से, अटेंटिवली, एज सी इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन, क्योंकि वो अपनी कल्पना की दुनिया में खोई हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर अमेंडा मत्स्य कन्या होती, जल परी होती, मरमेड होती, जिसका के ऊपर का आधा धड़ औरत का होता है, बाकी मछली का होता है नीचे का, तो क्या कर सकती थी? यदि वो जल परी होती तो क्या कर सकती थी? क्या आपको लगता है कि यदि किसी बच्ची की जो इमेजिनेशन है वो सच हो जाए, जैसा वो सोचती है वैसा हो जाए, तो फिर क्या कर लेगी वो? आंसर है, इफ अमेंडा वर ए मरमेड, यदि अमेंडा जलपरी होती, शी कुड बी द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, तो वो उस हरे समुद्र, सुंदर हरे समुद्र की एक अकेली निवास करने वाली होती। उसको लगता है कि वो समुद्र में वो अकेली रेसिडेंट होती, वो समुद्र में रहने वाली। वेयर शी वुड फ्लोट इन द सॉफ्ट वेव्स ऑफ द सी, जहाँ पर कि वो समुद्र की हल्की हल्की मुलायम लहरों पर हल्के हल्के धीरे धीरे तैरती, बहती। देयर शी कुड रिलैक्स एंड इंजॉय हर फ्रीडम, जहाँ वो रिलैक्स ले सकती थी, अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकती थी। ऐसा यदि वो मरमेड होती तो ऐसा होता, और ये वो सोचती भी है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का। इज अमेंडा एन ऑर्फन? क्या अमेंडा अनाथ है? ऑर्फन माने अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं होते। वाई डज सी से सो? वो ऐसा क्यों कहती है? क्या अमेंडा अनाथ है? वो ऐसा क्यों कहती है? बच्चों को जब माँ बाप ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं तो बच्चों को जो फीलिंग आती हैं वही इस पोएम में बताई हैं। बच्चों को लगता है हमारा तो कोई नहीं है भैया, माँ बाप कोई नहीं, हम तो अनाथ हो जाएं, इससे बढ़िया और मौज मस्ती से घूमें फिरें, भाग जाएं घर से, चले जाएं, ऐसी जो फीलिंग आती हैं वही सब है। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको लगता है वास्तव में वो अनाथ है? क्या अनाथ तो नहीं है ना, केवल उसके अंदर फीलिंग आती है कि वो अनाथ है। तो आंसर है नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमेंडा अनाथ नहीं है। दो शी विशेज टू बी एन ऑर्फन, हालांकि उसके अनाथ होने की वो इच्छा करती है कि वो अनाथ होती, पर अनाथ है नहीं, उसके पेरेंट्स हैं। सी सेज सो, और वो ऐसा कहती है, इसलिए कहती है बिकॉज, क्योंकि सी इज अपसेट विद अ कॉन्स्टेंट नेगिंग, कि वो लगातार ताने सुन सुन के वो परेशान हो गई, अपसेट हो गई, लगातार ताने, नेगिंग माने ताने देना कहते हैं, तो ताने, दोष निकालना, उसमें दोष निकाल करके जो उसकी माँ निकालती है उससे परेशान हो गई है, अपसेट हो गई है। शी फील्स दैट एज एन ऑर्फन शी कुड एंजॉय द गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम, वो महसूस करती है कि यदि वो अनाथ होती तो अनाथ होने होकर के वो एक बढ़िया सुनहरी शांति का अनुभव करती, आनंद लेती, एक स्वतंत्रता का आनंद लेती, मीठी स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल? क्या आप रेपेंजल की कहानी आपको आती है, पता है आपको? मैंने आपको जो पोएम का वीडियो भेजा है उसमें रेपेंजल की कहानी मैंने बताई है, आप देख सकते हैं उसको। वाई डज सी वॉन्ट टू बी रेपेंजल? तो जो अमेंडा है वो बच्ची,
वो रेपेंजल बनना क्यों चाहती है, वो रेपेंजल क्यों बनना चाहती है, और आपको रेपेंजल की कहानी आती है नहीं आती है। तो आंसर देखें, रेपेंजल वॉज अ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर्ड प्रिंसेस हु लिव्ड इन ए टॉवर। रेपेंजल एक सुंदर सुनहली बालों वाली राजकुमारी है जो एक लंबे से टॉवर में रहती थी। शी हैड वेरी लॉन्ग हेयर बाई विच सी यूज टू अलाउ पीपल टू कम इन टू हर टॉवर। और वो अपने लंबे बालों के द्वारा ही उस टॉवर से वो गिरा देती थी बालों को, और उन्हीं बालों को गिराने से वो लोगों को टॉवर में अंदर आने की अनुमति दे दी थी। मतलब लोगों को यदि आना होता तो उसके बालों से चढ़ करके ही कोई अंदर आ सकता था, क्योंकि उस टॉवर में कोई सीढ़ी नहीं थी। अमेंडा बिलीव्स दैट रेपेंजल्स लाइफ इन द लोनली टॉवर वुड बी वेरी हैप्पी। अब अमेंडा ऐसा विश्वास करती है कि रेपेंजल का जीवन बहुत खुशमय होगा उस अकेले टॉवर में जिसमें कोई नहीं रहता, उसमें वो खुशमय होगा उसका जीवन रेपेंजल का, इसलिए वो रेपेंजल बनना चाहती है। सो शी वॉन्ट्स टू रेपेंजल टू बी पुट इन ए टॉवर विच इज साइलेंट। इसलिए वो रेपेंजल की तरह टॉवर में रहना चाहती है जो कि शांत है, एंड वेयर हर मदर कैन नॉट कम टू इंस्ट्रक्ट हर, और जहाँ उसकी माँ उसको निर्देश देने नहीं आ सकती, उसको डांटने फटकारने नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर। लड़की की आंतरिक इच्छा क्या है, यार्न माने अंतर की इच्छा, तो लड़की के अंदर की इच्छा क्या है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा। अमेंडा के विषय में ये कविता आपको क्या बताती है। तो आंसर देखें, द गर्ल अमेंडा यार्न्स फॉर फ्रीडम एंड पीस इन लाइफ। जो बच्ची लड़की अमेंडा है वो उसकी आंतरिक इच्छा है स्वतंत्र होने की, फ्रीडम की, और वो जीवन में शांति चाहती है, टेंशन नहीं चाहती, उसकी माँ उसको डांटती फटकारती है, वो नहीं चाहती, वो पीस चाहती है जीवन में, और स्वतंत्रता चाहती है। अकॉर्डिंग टू द पोएम अमेंडा फील्स, पोएम के अनुसार अमेंडा अनुभव करती है दैट हर फ्रीडम हैज़ बीन लिमिटेड बाय हर मदर, कि उसकी स्वतंत्रता को उसकी माँ के द्वारा लिमिटेड कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, सीमित किया जा रहा है। सी इज फेड अप, वो परेशान है, फेड अप है, ऑफ द कॉन्स्टेंट स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग माने डांटना, लगातार डांट खाने से वो परेशान है, एंड इंस्ट्रक्शंस बाय हर मदर, और उसकी माँ के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनसे वो लगातार फेड अप हो गई है, परेशान हो जाती है। शी वॉन्ट्स टू गो अवे, वो भागना चाहती है, घर से भागना चाहती है, एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, और वो शांति का जीवन जीना चाहती है। परंतु ये बच्चों आप जानते हैं ये सभी इमेजिनेशन में ही संभव है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर की दुनिया कभी कभी बहुत मुसीबतें ला देती है। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द लास्ट स्टेंजा। आखिरी स्टेंजा को पढ़ें पोएम के को। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। क्या आपके विचार में अमेंडा मूडी है या सल्किंग है, यानी सल्किंग माने अंदर ही अंदर गुस्सा खाने वाली, कुड़ने वाली, जो अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है, गुस्सा खाती रहती है। तो क्या वो सल्किंग टाइप की लड़की है अमेंडा, या मूडी लड़की है। लास्ट स्टेंजा से क्या लगता है आपको। तो आंसर है नो, अमेंडा इज नाइदर सल्किंग नॉर इज मूडी। अमेंडा न तो वो अंदर ही अंदर कुड़ने वाली लड़की है और न वो मूडी है। ऑफ कोर्स, बेशक, शी इज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू हर मदर, बेशक वो अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। सो द मदर थिंक्स दैट शी इज सल्किंग, इसलिए माँ सोचती है कि वो एक सल्किंग है, अंदर गुस्सा खाने वाली लड़की है। वास्तव में ऐसा है नहीं। सेक्शन 2 में हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपके लेसन में दिया है, पर ये पेपर में आता रहता है कि जो हमने पोएम पढ़ी है अमेंडा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो उसका समरी सबस्टेंस सारांश भी हम दे रहे हैं, उसकी थीम भी आपको, सेंट्रल आइडिया, सब कुछ एक ही आंसर में आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम अमेंडा सजेस्ट टू यू। जो इस पोएम का टाइटल है अमेंडा, वो क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, ये कविता किस बारे में है, आपको क्या लगता है। या फिर वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया, ये अलग अलग पूछेंगे। थीम क्या है इस पोएम की, या सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, या ये पोएम क्या मैसेज देती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं पोएम के बारे में। इसके जो राइटर हैं रोबिन क्लीन, इसके पोइट हैं। तो व्हाट डज रोबिन क्लीन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम अमेंडा, इस अमेंडा पोएम के द्वारा रोबिन क्लीन क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। या फिर
पूछ सकते हैं राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोइम अमेंडा। अमेंडा पोइम का सारांश लिखिए, समरी लिखिए। तो कैसे भी पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको जरूर याद करना चाहिए। तो आंसर देखें, अमेंडा इज अ पोइम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्ची के मनोविज्ञान के ऊपर ये कविता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ये कविता है अमेंडा। द पोएम टेल्स अस, ये कविता हमको बताती है अबाउट ए लिटिल गर्ल अमेंडा, एक छोटी बच्ची अमेंडा के बारे में ये कविता हमको बताती है। अमेंडा इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली बीइंग स्कॉल्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर। अमेंडा लगातार उसकी माँ के द्वारा, संभवतः पॉसिबली प्रोबेबली संभवतः उसकी माँ के द्वारा उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डांटा जा रहा है लगातार, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली। बट अमेंडा इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, परंतु अमेंडा अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है, खो जाती है। सी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट हर मदर इज सेइंग, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि उसकी माँ क्या कह रही है। द पोएम देन पॉइंट्स दैट, ये कविता फिर ये पॉइंट आउट करती है कि कैसे पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, कि माता पिता को बढ़ती हुई उम्र के बच्चों पर स्वतंत्रता कुछ उनको देनी चाहिए बच्चों को। कॉन्स्टेंट स्कॉल्डिंग में एडवर्सली अफेक्ट ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट, लगातार डांटना बच्चे के मनोविज्ञान, उसके दिमाग को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। वो कुछ और सोच सकता है, जैसे कि घर से भागना या फिर अनाथ तरह की फीलिंग लाना, गलत भावनाएं लाना, ये सब हो सकता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा बच्चों को समझाइश देते रहें, ज़्यादा कंट्रोल न करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे, ये वाइट कलर में बदल जाएगा। बेल आइकॉन घंटी को जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऑल का ऑप्शन जो है उसको आप टच करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो आप मैं बनाऊँ वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल रिलेटेड सारे वीडियो आपको एमपी इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर मिल जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।